गुड मॉर्निंग क्लास 12। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क के साथ साथ नेटवर्क की सिक्योरिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत तरह की अनऑथराइज एक्सेस या फिर बहुत तरह के इस तरह के वायरस या इन सारी चीज़ों से इसको प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में कौन कौन सी दिक्कतें इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं वो तो बात की बात है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, किन कारणों से वो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी वायरस। देखो, वायरस हम लोग नॉर्मली किसी भी तरह का ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर में किसी तरह की कंप्यूटर या मोबाइल में किसी तरह की दिक्कत पैदा करता है उसको वायरस कहते हैं। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में वायरस भी अपने आप में एक कैटेगरी है। वायरस, वैसे तो हम हर इस तरह के प्रोग्राम को वायरस कहते हैं, लेकिन वायरस खुद अपने आप में एक कैटेगरी है। और कुछ और ऐसे प्रोग्राम हैं जो वायरस की कैटेगरी में नहीं आते, मतलब जनरली हम उनको वायरस ही कहते हैं, लेकिन वो वायरस है नहीं, ठीक है। तो वायरस भी अपने आप में एक कैटेगरी होती है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको वायरस कहा जाता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो वायरस की तरह होते हैं, लेकिन उनको टेक्निकल नेम वायरस नहीं होता, उनका नाम होता है वॉर्म। और उसमें से कुछ होते हैं ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो इनको जो भी मतलब इस तरह के प्रोग्राम जो किसी भी तरह की दिक्कत पैदा करते हैं नेटवर्क में, किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में, वो सब हमारे इन तीनों की कैटेगरी में आते हैं। या तो वायरस होंगे, या तो वॉर्म होंगे, या फिर ट्रोजन होंगे। जनरल लैंग्वेज में हम सबको वायरस कहते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में वायरस खुद अपने आप में एक कैटेगरी है। और उस कैटेगरी में दो और आते हैं जो वॉर्म और ट्रोजन है। लेकिन जनरली आपको देखा जाए तो जनरली हम लोग जो भी किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर जो हमें दिक्कत पैदा करता है वो हमारा वायरस ही, ठीक है। तो वायरस और वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, जो हमें ऐसे जनरल देखने में नहीं पता चलता है, लेकिन टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो वो डिफरेंस पैदा होता है। लेकिन अगर हम लोग जनरल वे में कहेंगे तो किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में अगर कोई किसी भी तरह की दिक्कत आती है, जो दिक्कत अननोन सोर्स से आ रही है, हमारे किसी जनरल सोर्स से नहीं आ रही, मतलब हमने वो दिक्कत नहीं पैदा की है, यूज़ करने की वजह से या किसी और कारण से वो दिक्कत पैदा हो रही है, तो उसको हम लोग वायरस कहते हैं। लेकिन वायरस अपने आप में कैटेगरी, बार बार फोकस कर रहा हूँ, वायरस, ये सारे वायरस हम लोग जनरल टर्म में वायरस है, लेकिन वायरस खुद अपने आप में एक कैटेगरी के फॉर्म है। वायरस देखो 3-4 वर्ड है जो इसमें कॉमन होता है। एक वर्ड है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये वर्ड जब भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसको आपको आएगा, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि वो अपने खुद के कॉपीज क्रिएट करे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का कुछ और मतलब नहीं है, सीधा मतलब ये है कि अपने आइडेंटिकल कॉपीज या अपने डमीज को क्रिएट करते हैं। ये प्रोग्राम या इस तरह की चीज़ें जो भी हैं वो कहीं ना कहीं से क्रिएट की जाती है, वो अपने आप से नहीं पैदा हो गई है, वो कहीं ना कहीं से क्रिएट की गई है। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जो था वो दो पाकिस्तानी लड़के थे, उन्होंने 80s के टाइम पर क्रिएट किया, ठीक है। उनका नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, फारूकी ब्रदर्स या फारूक ब्रदर्स ऐसे कुछ करके दो लड़के थे, एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान आ रहा है, ऐसे कुछ नाम था। तो उन्होंने सबसे पहले वो वायरस, एक कंप्यूटर वायरस क्रिएट किया था, ठीक है। तो वो जैसा जिसका बिहेवियर होता है वैसे उसके काम होते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान का सिर्फ एक ही चीज़ में नाम है कंप्यूटर की फील्ड में, वो है वायरस क्रिएट करने में। बाकी उन्होंने इस तरह का कोई बड़ा काम कंप्यूटर की फील्ड में नहीं किया है। इंडियंस ने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। फादर ऑफ पेंटियम चिप वो एक इंडियन ही है, विनोद नाम। और भी इस तरह की बहुत बड़ी वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, उसके ओनर भी एक इंडियन है। और भी बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन हर जगह बड़ी पोस्ट पे हैं। तो पाकिस्तान का एक ही योगदान है कंप्यूटर की फील्ड में, और वो है कंप्यूटर वायरस क्रिएट। दो पाकिस्तानी लड़कों ने 1987 या 86 के आसपास कंप्यूटर वायरस क्रिएट किया था, जो ऐसा प्रोग्राम जो बाकी के प्रोग्राम्स के लिए परेशानी पैदा करता है। तो वो उनका बिहेवियर है कि हम लोग चेंज नहीं ला सकते, हम कितना भी उन्हें समझा लें, ठीक है। तो देखो, उसमें आप पाकिस्तान की बात छोड़कर वायरस पे आते हैं। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब यही है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब अपनी कॉपीज क्रिएट करना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपनी कॉपीज क्रिएट करता है। देखो, वायरस, वॉर्म और ट्रोजन ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसका मतलब हम बताते हैं कि मतलब इसका क्या है, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी बनाते हैं पेन ड्राइव के थ्रू, सीडी के थ्रू, डीवीडी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू। अगर एक सिस्टम में जाते हैं तो ये अपनी कॉपीज खुद की क्रिएट करते जाते हैं और हर उसमें ये फैल जाता है। तीनों चीजों में माइन्यूट डिफरेंस होता है, तो समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि आप लोग जनरल यूजर के लिए नहीं समझ में आता है, लेकिन जो लोग कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको पता चल जाता है कि ये वायरस है या वॉर्म है या फिर ट्रोजन है। ट्रोजन की पहचान बड़ी अच्छी होती है। ट्रोजन में क्या होता है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट होता है,
शायद आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आई हो, लेकिन ऐसा होता है, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, जितनी फाइल होगी उतनी और कॉपीज क्रिएट कर देगा, हर फाइल हर फोल्डर की अपनी अपनी कॉपीज क्रिएट कर देगा। तो वो एक थोड़ा सा देखने में समझ में आता है कि ट्रोजन है यहाँ पर। वॉर्म में क्या, इन दोनों में क्या है, वायरस और वॉर्म में थोड़ा सा पहले वायरस और वॉर्म का डिफरेंस क्लियर करते हैं कि वायरस और वॉर्म का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वायरस और वॉर्म में एक डिफरेंस होता है, वायरस जो होता है वो होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच होता है, और जो वॉर्म होता है वो होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग दोनों होते हैं, दोनों अपनी कॉपीज क्रिएट करते हैं, लेकिन वॉर्म अपनी कॉपीज बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। जैसे आप लोग वॉर्म का मतलब ये वही वॉर्म जो आप लोगों ने साइंस में अर्थ वॉर्म पढ़ा होगा, अर्थ वॉर्म होते क्या, वो अपनी संख्या बहुत बढ़ा लेते हैं। तो वहाँ पर जो संख्या बढ़ाते हैं वो रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ाते हैं कि अगर वो एक है वो कई सारे अपने आप को बना लेते हैं। इनके केस में क्या है, इनके केस में थोड़ा अलग होता है, ये इनका बिहेवियर इस तरह का है कि वो अपने आप से वो 1000 100 अपने आप से कई सारे बनाते चले जाते हैं। तो एक आएगा और एक कई सारे क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन ये होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं होते, मतलब ये किसी प्रोग्राम के साथ अटैच होकर नहीं आते, ये अपने आप से चले आते हैं। इनको किसी लाने के लिए किसी प्रोग्राम के साथ कुछ छुपा के लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वायरस क्या होता है कि कोई डेटा आप कॉपी कर रहे हैं, कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं, तो उस डेटा के साथ साथ चले आते हैं, वो आपको उस समय नहीं दिखाई देंगे, बाद में दिखाई देंगे। ये ऐसे रहते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस नहीं पड़ा है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं पड़ा हुआ है, तो ये अपने आप से ही चले आते हैं, ये अपने आप दिखाई दे जाएंगे कि इस पेन ड्राइव के अंदर है। बहुत बार तो जो हार्ड डिस्क होती है उसके स्पेस को भी ये खराब कर देते हैं, पेन ड्राइव को खराब कर देते हैं, मतलब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है इनकी, ऐसा नहीं कि इनको हल्के में दिया जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो आज भी इनके पीछे परेशान रहती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटा खराब करना, हार्ड डिस्क को क्रैश कर देना, पेन ड्राइव को क्रैश कर देना, पूरा मैंने एक बार एक ऐसा वायरस देखा था कि वो एक लड़का था मेरे साथ, वो पढ़ता था, उसके लैपटॉप में वो वायरस आ गया, वो सिस्टम को रिबूट ही नहीं होने दे रहा था, मतलब वो सिस्टम ऑन ही नहीं होता, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। और था कुछ भी, सिर्फ वो वायरस की वजह से था, वो वायरस इतना स्ट्रांग था कि वो सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा था। बाद में उसको फिर किसी टेक्निकल आदमी को जाकर उसको दिखाना पड़ा, जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है इन चीज़ों के बारे में, तब उसने उसको बड़ी मुश्किल से ठीक किया था। और दिक्कत कुछ नहीं थी, सिर्फ ऐसा कुछ वायरस आ गया था उसके अंदर जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था किसी पेन ड्राइव या किसी भी। अगर कोई सिंगल सिस्टम है, अगर मान लो उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं हम लेते हैं या उसमें पेन ड्राइव इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, तो अपने आप से नहीं आ सकता वायरस। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है कि हम इंटरनेट ना यूज़ करें। आज के टाइम पर अगर मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट ना यूज़ करें तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कंप्यूटर है, इंटरनेट नहीं यूज़ करें तो कोई मतलब नहीं बनता है। लैब के कंप्यूटर में देखो वायरस नहीं आता, कारण क्या है कि वहाँ पर पेन ड्राइव लगती है, तो मेरी लगती है, आप लोगों की पेन ड्राइव लगती नहीं, लगाने नहीं देते वहाँ पे। मेरी पेन ड्राइव हम स्कैन करके उसमें लगाते हैं, तो उसमें वायरस आने के चांसेस बहुत रेयर है। जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के सारे में नहीं, जिनमें है उनमें चांसेस है। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो वायरस कहीं से भी आ सकता है, मेल्स के थ्रू आ सकता है, डेटा के थ्रू आ सकता है, किसी भी चीज़ के थ्रू वायरस कहीं से भी उसके अंदर चला आता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो वॉर्म और वायरस में का बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें जो होस्ट प्रोग्राम के साथ, मतलब वो किसी भी फाइल या उसके साथ अटैच होता है वायरस, और वॉर्म अटैच नहीं होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग दोनों होते हैं, दोनों अपनी कॉपीज़ क्रिएट करते हैं, लेकिन वॉर्म अपनी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। अगर वॉर्म आ जाता है तो बहुत कॉपीज़ क्रिएट कर देगा, एक ही कई सारी कॉपीज़ क्रिएट कर देगा, वो उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। कॉपीज़ क्रिएट करने में बहुत माहिर होता है। वायरस कॉपीज़ नहीं क्रिएट करता। वायरस क्या होता है कि वो आइकन्स को इधर उधर कर देगा, सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, सिस्टम की स्पीड डाउन हो जाएगी, और बहुत तरह की दिक्कतें हैं। इनकी भी अपनी कैटेगरी है। इस टॉपिक के बाद वायरस की अपनी कैटेगरी है, उसको बताएंगे। वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स की कैटेगरी तब कोर्स में नहीं दी मैंने उतनी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डिटेल पता भी नहीं है इसके बारे में, उतनी डिटेल नहीं की मैंने कि वायरस कुछ वायरस की कैटेगरी है जो आपको इस टॉपिक के बाद उसको बताएंगे। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक स्टोरी है बहुत पहले, वो आप लोगों को शायद छोटी क्लास में पढ़ी हो, काठ का घोड़ा करके एक स्टोरी होती है। उसमें एक कंट्री होती है, एक मतलब राज्य होता है, जिसका नाम होता है ट्रॉय। तो ट्रॉय में दूसरे देश के लोग जो होते हैं वो घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं घुस पाते हैं, तो वो एक लकड़ी का घोड़ा बना के वो छोड़ देते हैं। तो लेकिन ट्रॉय के लोगों को लगता है कि वो लोग चले गए और हमारे सम्मान में ये घोड़ा छोड़ गया, तो उस घोड़े को वो अपने नगर, अपनी सिटी के अंदर ले आते हैं। उस घोड़े के अंदर कुछ लोग छुपे होते हैं, कुछ सैनिक, और वो सैनिक क्या होता है कि वो रात में उस घोड़े के अंदर से निकलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और उसके बाद जो मेन डोर होता है उसके किंगडम का, उसको ओपन कर देते हैं, और बाकी की सेना भी धीरे से घुस जाती है। तो ये ट्रोजन नाम वहीं से आया है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक, इसमें होता क्या है कि ये जो वायरस, ये जो आप प्रोग्राम होगा वायरस में कहेंगे, ये सबसे बड़ा इसका काम होता है
स्टील कॉन्फिडेंशियल डेटा, किसी भी तरह के कॉन्फिडेंशियल डेटा की चोरी करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रोजन होता है इसका मेन काम होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चोरी करता है। बहुत बार आपने मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ में भी दिखाता है कि वो लोग हैक करते हैं। तो हैक करते समय सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि पहले दूसरे के घर में घुसना है तो उसका सिस्टम बिगाड़ो। पहले वायरस पे वो हैक करने के टाइम पर हमेशा सबसे पहले वायरस अपलोड किया जाता है कि अगर हम किसी के सिस्टम पे वायरस डाल देंगे तो थोड़ी देर के लिए उसका सिस्टम हिल जाएगा, मतलब उसकी सिक्योरिटी लेवल्स दिक्कत करने लगेगा। उसी बीच में डेटा को चोरी करना आसान होता है। तो जितने भी हैकर्स होते हैं, चाहे वो एथिकल हैकिंग कर रहे हो या नॉन एथिकल हैकिंग कर रहे हो, वो सब वायरस का यूज जरूर करते हैं। दूसरे के सिस्टम को, दूसरे के सर्वर को हैक करने के लिए वायरस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि साइबर अटैक होता है, चाइना वाले इंडिया के ऊपर करते हैं, तो वो इसी तरह के साइबर अटैक होते हैं। सिक्योरिटी लेवल्स हाई होते हैं तो अटैक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेवल तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो पकड़ लेता है, और बहुत बार नहीं भी पकड़ पाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो डेटा चोरी भी हो जाता है। तो वो सब कुछ इसी वजह से होता है। तो उसमें डेटा को चोरी करने के लिए, किसी भी तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए इन सब का बहुत उपयोग होता है। खास तौर से ट्रोजन का पासवर्ड किसी का हैक करना हो तो ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया, अपने आप से ऐसा नहीं कि अपने आप से पैदा हुए हैं, ये भी बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। अगर वायरस होगा तभी लोग एंटीवायरस परचेज करेंगे, वरना परचेज ही नहीं करेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो कंपनीज होती हैं ये खुद ही वायरस क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि जब वायरस होगा तभी तो एंटीवायरस बनेगा, वरना उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप वायरस के जो टाइप्स होते हैं वो बताएंगे और फायरवॉल क्या होती है वो बताएंगे। दूसरी चीज़, जो भी मैंने पीडीएफ आपको दी है, जो मैंने पीडीएफ में बताया है, आप उसे प्लीज़ स्टडी करते रहें अच्छे से। बुक तो आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन बुक भी टेस्ट के बाद आप लोग प्लीज़ बुक खरीद लेंगे। बिना बुक के काम नहीं चलने वाला, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी तो एक ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर अभी कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, इस महीने शायद ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, तो बिना बुक के काम नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग बुक जरूर परचेज़ कर लें, ऑनलाइन परचेज़ कर लें। शॉप पे तो शायद ये अवेलेबल भी ना हो बाराबंकी में, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे अवेलेबल है, तो उससे आप ले सकते हैं बुक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कंटेंट है। अब बिल्कुल भी आप हल्के में मत ले कि आपका पीसीएम तैयार हो रहा है तो आपका काम चल जाएगा। फेल हो गए तो एक में भी फेल होगा ना तो फेल हो गए। इस साल बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th में और 12th में हिंदी में फेल हो गए हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप बिल्कुल हल्के में ना ले, वो फेल का मतलब फेल ही होता है। तो बहुत इस बार का रिकॉर्ड ऐसा रहा है, हिंदी में बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो कंप्यूटर तो वैसे ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि मैथ जितनी तो नहीं लेकिन फिजिक्स जितनी ही डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री से तो ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। तो इसको आप लोग रेगुलरली पढ़ते रहें। अगर इसको आप छोड़ देंगे कि लास्ट में पढ़ेंगे तो अब ये 10th तक के कंप्यूटर में चल जाता है, लेकिन 11th-12th कंप्यूटर लास्ट में पढ़ने वाली नहीं है। आप अल्टरनेट पढ़ो, डेली पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा। अभी यही चैप्टर इतना ज़्यादा बड़ा है, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, अभी और चीज़ें बतानी हैं। उसके बाद आगे के चैप्टर थोड़े और डिफिकल्ट हैं। तो स्कूल कब खुलेगा इस चक्कर में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और ये मान के चलें कि मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल लें कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे ही पास हो जाएंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स होने शुरू हो गए हैं। जब नीट का एग्ज़ाम हो सकता है तो 10th और 12th का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ सोच कर प्रिपेयर रहें कि आगे चल के आपको एग्ज़ाम देने हैं। ओके, थैंक यू।